मैं आपको रमेश जी इस बात पे तो जरूर बताना चाहूँगा, विनोद बियाना जी ने तो जिस पार्टी से वो विधायक बने हैं उस पार्टी के जितने नेता थे उनको ही खुद ढिलान लगा दिया। यानी विनोद बियाना एक चाटुकारों की फेरिस्त की उनकी भरी हुई है और चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो ऐसा आदमी जो हमेशा कान का कच्चा हो जाए और चाटुकारों की सुनने लग जाए, वो हांसी का तो बहुत दूर की बात है, अपने परिवार और घर का भी भला नहीं कर सकता। जब इतना उन्होंने काम किया है, मान सम्मान दिया है, तो उन्होंने तो लेटर थमा दिया जेजेपी को, इस्तीफा दे दिया पार्टी से। मैं इस बात से ही तो ज़्यादा मुझे दिक्कत है कि आपको जब ये पता है कि उस पार्टी ने आपका मान सम्मान नहीं किया तो जनता को बताने में क्या दिक्कत है। मैं चाहता हूं बिल्कुल, अगर राहुल मक्कड़ का जेजेपी ने सम्मान नहीं किया तो पार्टी छोड़ना उनका बनता है। वो खुद कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला बहुत अच्छे हैं, उनका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है और मुझे पार्टी ने मान सम्मान भी दिया है, तो फिर दिक्कत कहाँ रही। जैसे बहुत सारे नेता जाते हैं, किसी नेता का दामन थाम लेते हैं, उसके बाद एक ठप्पा लग जाता है कि ये तो हुड्डा गुट का है, ये शैलजा गुट का है, दीपेंद्र गुट का है, इस टाइप से। तो आपने दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से कांग्रेस पार्टी में आस्था जताकर शामिल हुए हैं, या दीपेंद्र जी को देखकर आप शामिल कांग्रेस पार्टी में? मैं आपको बताता हूँ, एक शेड्यूल और मॉडल बनता है हर चीज़ का। शेड्यूल क्या है, उपाध्यक्ष अपने प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हमारे उदयभान जी, उनकी नेतृत्व में और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइन की है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि प्रदेश के अंदर अगर कोई नेता कार्यकर्ता शामिल होता है तो उसको शामिल कराने की जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है। अगर आपको पार्टी विश्वास करती है और टिकट देती है और आप यहाँ से जीत हासिल करते हैं, तो पहला काम क्या सोचते हैं कि हासिल में ये चीज़ होना चाहिए? सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 29 से ज़्यादा गाँव में ऑलरेडी टीम नरेश के काम चल रहे हैं और पूरे शहर का ब्लूप्रिंट तैयार है। करीबन 2 बाज़ारों को तो हम बड़े शहरों की तर्ज पे मॉडल बाज़ार विकसित करने का काम करेंगे। हांसी के अंदर हर मोड़ के ऊपर बढ़िया ऐतिहासिक द्वार बनाएंगे। पूरी हांसी को सीसीटीवी कैमरे से मतलब हमने वो करना है। टीम नरेश के ऑलरेडी काम चल रहे हैं उसके ऊपर। गांव-गांव में आप गए हैं, अपने लोगों के नब्ज पे आपने टटोले होंगे, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी तो कहती है 400 पार, क्या भारतीय जनता पार्टी का नारा साकार होगा या कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार बाजी मारेगी? अगर उस टैगलाइन की बात करूं तो आपने देखा हुआ पिछले टाइम भारतीय जनता पार्टी 325 सीट लेने के बावजूद हरियाणा में 6 महीने बाद चुनाव हुए, 75 पार का नारा दिया, बहुमत में भी नहीं आई। तो मुझे तो लगता है कि बार भारतीय जनता पार्टी का सबसे माइनस पॉइंट अगर चुनाव में होने वाला है तो लोगों को जो दिक्कत हुई है वो 400 पार से हुई है कि लोगों ने मान लिया कि वोट हमने डालने, फैसला इन्होंने कर लिया कि भाई 400 पार ये बोल रहे हैं, वोट हमने डाले ही नहीं है। इसका मतलब तो इन्होंने पहले ही कोई चिट्ठी बना के रख ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। हम लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग, समाजसेवी लोगों से आपके सामने रूबरू कराते रहते हैं। उसी बीच में बात करें तो हिसार और हांसी में एक तरह से समाज सेवा के नाम से अपना नाम प्रसिद्ध करने वाले नरेश यादव जी हमारे साथ हैं। ग्राउंड स्तर पर, एक तरह से ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, गाँव-गाँव में एक तरह से विकास करते हैं। उसी के तहत इनकी पहचान हुई। सभी राजनीतिक पार्टी सोचते थे कि नरेश यादव हमारे पास आ जाए, हमारे पास आए। कहीं ना कहीं जाके इन्होंने एक तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। 2 दिन पहले ही हम बात करेंगे इनसे राजनीतिक पृष्ठभूमि और समाज सेवा में आने के बाद राजनीति में एकदम से जाना कैसा हुआ, उस पर हम विस्तार से जानेंगे नरेश यादव जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। नरेश जी, जैसे समाज सेवा रहते हुए बहुत सारा आपने काम किया, लोग जानते हैं, परिचित हैं, गांव-गांव में विकास किया, एकदम से मन में कैसे आया कि राजनीति में आप चले जाएं? रमेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक 1 साल पहले टीम नरेश का गठन हुआ और ढाणा खुर्द के युवाओं ने ढाणा खुर्द गांव को हिंदुस्तान का नंबर 1 गांव बनाने का काम किया। और उसके बाद हमारी टीम ने एक संकल्प लिया, जब गांव को हम सारे युवा मिलकर इतना सुंदर बना सकते हैं तो अपने शहर को भी सुंदर बनाना अब हमारी जिम्मेवारी है। उसी के तहत टीम नरेश का गठन हुआ और हमने कुछ कार्य करने शुरू किए। जब हमने वो कार्य किए, जबकि हमारा किसी राजनीतिक मंच से कोई लेना देना भी नहीं था, तो बहुत सी अड़चनें आने लगी। अड़चनें आई तो हमने देखा कि राजनीति में लोगों को किसी के काम, पर्सनल काम करने से, युवाओं के इकट्ठे होकर काम करने से भी तकलीफ है। तो हमने देखा कि जो अच्छे काम कर रहे हैं हम, उस काम के पीछे राजनीति आ गई है। तो फिर युवाओं ने कहा, सारी टीम का एक मीटिंग हुई तो टीम में सब ने एक फैसला लिया कि क्यों ना इस टीम को राजनीति में एंट्री करनी चाहिए। उसी को लेके हम राजनीतिक सभी पार्टियों से, हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, सभी पार्टियों से हमने मुलाकात की। तो लास्ट में हमने अपना जब एजेंडा रखा, जो हमारा संकल्प है हांसी को काशी बनाने का, उस एजेंडे में सबसे ज़्यादा जो फिट बैठने वाले नेता थे वो दीपेंद्र हुड्डा थे। उनसे हमने
मतलब प्रेरित होके इस पार्टी को ज्वाइन किया। जैसे आप समाज सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छे कार्य किए, उसमें जो बाधा आने के कारण आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से आप राजनीति पार्टी में जाएंगे, राजनीति करेंगे, एक तरह जनप्रतिनिधि बनेंगे तो समाज सेवा और एक तरह राजनीति के माध्यम से ज़्यादा कर पाएंगे, ये आपने विचार बनाया? यस, वो भी विचार है। दूसरा मैं ये कहता हूँ, जितने भी राजनेता हैं, कोई भी एक भी आज मेरे पे कमेंट नहीं करेगा। उसकी एक वजह बता देता हूँ, क्योंकि राजनीति में आने से पहले सारे कहते हैं राजनीति तो सेवा का साधन है, फिर टीम नरेश के ऊपर तो कोई कमेंट बनता ही नहीं, क्योंकि टीम नरेश तो ऑलरेडी सेवा का ही काम कर रही है। और टीम नरेश एक हरियाणा में ऐसी टीम है जिसके ऊपर हर आदमी का विश्वास बन चुका है कि ये टीम अगर सत्ता में आई तो वास्तविकता में हांसी की विधानसभा को बदल के रख देगी। तो गांव-गांव के विकास आपने किया, हांसी को एक तरह से बदलने की कोशिश भी आप कर रहे हैं, निरंतर प्रयास है टीम नरेश के आपके हिसाब से। अगर मुख्य तौर पे अगर हम लोग बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ जो आपने हांसी के जैसे वासियों के लिए आपने बनाया है? मैं बहुत बार कह चुका हूँ, हर चैनल पे जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ है तो मैंने बताया है कि हम जिले की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। जनता ने सबसे बड़ी मांग ये उठानी चाहिए, आज भी हमारी हांसी गांव से ज़्यादा मिट्टी झेल रही है। इतनी मिट्टी गांव की सड़कों पे नहीं है जितनी मिट्टी आज हमारे शहर के बाज़ारों में है। तो टीम नरेश ने एक संकल्प लिया कि हांसी को काशी बनाने के साथ टैगलाइन है हमारी कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, संस्कार। यानी सबसे पहले हांसी को स्वच्छ बनाना है, फिर लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखना है, उसके बाद लोगों को संस्कारी बनाना है, ताकि हमारी हांसी धार्मिकता और आधुनिकता से जुड़े। उसी को लेके टीम नरेश ने ये कहा कि जो हांसी के अंदर हमारे चौक चौराहे हैं, बाजारों के अंदर हैं, गांव के हमारे हर गांव के हमारे एंट्री द्वार हैं, उनको आधुनिक तरीके से तैयार करेंगे, ताकि जो भी हांसी हल्के किसी गांव में भी एंट्री करेगा उसको लगेगा कि मैं किसी आधुनिक सिटी में हूँ। तो आपने तो जितने पुराने कार्य उसमें बात करें तो हांसी से बहुत सारे मंत्री यहाँ से रहे, विधायक बने, राजनीतिक पार्टियों में सरकार भी रही, उन लोगों ने फिर कुछ नहीं किया, आपको पीड़ा उठाना पड़ा यहाँ पे कि हांसी के विकास के लिए आपने बीड़ा उठाया। क्यों ना, भगवान करे कल हम भी बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मेरे बाद कोई हांसी की चिंता ही ना करे। जो बन चुके हैं उनका हमने चर्चा नहीं करना है, जो बनना है और अगला हमारा जो हांसी का और इस देश का भविष्य है वो कैसे सवरे। अगर अकेले जो बन चुके हैं उनकी ड्यूटी नहीं है, हमारी भी ड्यूटी है। हम भी हांसी के मतलब हमारी मातृभूमि है हांसी, तो जब हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम आगे बढ़ें। जो उन्होंने किया उनका भी धन्यवाद। मैं किसी को कभी ऐसे कटघरे में खड़े करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि जो पहले बने हैं उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से कोशिश की। हमारे दिमाग में कुछ और आइडिया हैं जिससे हांसी और अच्छी बन सकती है। जैसे आपने जो सपने देखे वो सपने अपने दीपेंद्र हुड्डा जी से आपने एक तरह से विचार विमर्श किया, उन्होंने जो आश्वासन दिया उसके तहत आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। लगता है कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनती है तो हांसी जो अब बनाने का आपका सपना है वो पूरे होगा। वो तो आपने देख लिया होगा, कल मीडिया के रूबरू उन्होंने कह दिया है कि जो इस टीम नरेश का जो संकल्प है उसमें हम पार्टी का संकल्प को जोड़ के और हांसी को देश के मानचित्र पे लेके आएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे राजनेता तो सभी आते जाते हैं, हुड्डा साहब भी, दीपेंद्र जी भी साहब, आपने इधर आसपास में ज्वाइन ना करके इतने हजारों की तादाद में दिल्ली के एक तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप लेके गए हैं, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इतनी जनता को वहां लेकर जाओ? मैं दिल से बताता हूँ रमेश जी, मुझे भी आइडिया नहीं था। हमारा वहाँ जो प्रोग्राम था उन्होंने हमारे से जो रिपोर्ट मांगी थी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उसमें सिर्फ हमने ये कहा था जी 200 से 250 जो मेन मतलब संस्थाओं के प्रधान हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, सिर्फ 150-200 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, हम उतने ही ज्वाइन कराने आएंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में जाके भी टीम नरेश रैली जैसा आयोजन कर देगी। ये तो मेरे लिए भी बड़ा अलग सा ही माहौल हुआ है। जी, समाज सेवा करते हुए अपनी ग्राउंड आपकी तैयार कर ली है, राजनीतिक पृष्ठभूमि आने वाले समय में अगर चुनाव लड़ते इंडिपेंडेंट भी आपने इस तरह से तैयारी कर ली है। आप गए कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, बहुत सारे दूसरी पार्टियों से भी छोड़कर इसमें आ रहे हैं, सभी टिकट के दावेदार एक तरह मानते हैं अपने आप को। तो क्या सोच के आपने इसमें कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हुए हैं? देखिए, दावेदारी करना सबका अधिकार है, प्रजातंत्र में चुनाव लड़ना, टिकट मांगना, ये सबका अधिकार है और इसमें मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। जहाँ तक हमारी दावेदारी की बात है, हमारा मकसद अकेला चुनाव नहीं है, हमारे संकल्प के साथी हैं सब। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, हम अपने वर्किंग करेंगे, मेहनत करेंगे और मैं तो ये चाहता हूँ अगर हमारी मेहनत हो उस लायक तभी हमें उस लायक समझा जाए कि हम टिकट की दौड़ में शामिल हों।
और अभी हमने पार्टी को मेहनत करके दिखानी है, पार्टी को सत्ता के दहलीज पे लेके जाना है। और जब पार्टी की सत्ता को दहलीज पे लेके जाएंगे तो आज तक कोई पार्टी देश की ऐसी नहीं है जिसने कभी किसी कार्यकर्ता की मेहनत को ठुकराया हो। कई बार हम सोच लेते हैं कि मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया। अगर वो अपना आत्ममंथन कर लें तो उनको पता लग जाए कि आपकी कहीं मेहनत में कमी रही होगी। नहीं, मेहनत करने वालों का कोई भी पार्टी कभी टिकट नहीं काट सकती। जैसे बहुत सारे नेता जाते हैं, किसी नेता का दामन थाम लेते हैं, उसके बाद एक ठप्पा लग जाता है कि ये तो हुड्डा गुट का है, ये शैलजा गुट का है, दीपेंद्र गुट का है, इस टाइप से। तो आपने दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से कांग्रेस पार्टी में आस्था जताकर शामिल हुए हैं, या दीपेंद्र जी को देखकर आप शामिल कांग्रेस पार्टी में हुए हैं? मैं आपको बताता हूँ, एक शेड्यूल और मॉडल बनता है हर चीज का। शेड्यूल क्या है, उपाध्यक्ष अपने प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हमारे उदयभान जी, उनकी नेतृत्व में और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइन की है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि प्रदेश के अंदर अगर कोई नेता कार्यकर्ता शामिल होता है तो उसको शामिल कराने की जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है। दूसरी बात, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया है, दीपेंद्र हुड्डा राजनीति के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जो मैं पूरे देश में देखता हूं कि मैं किसी पार्टी के किसी नेता को नहीं बोल रहा हूं कि सब पार्टियों में अच्छे नेता हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की सादगी आज राजनीति में देश के अंदर मिसाल है। जैसे कि हाँसी से हम लोग बात करते हैं, विनोद बिहाना जी है, जैसे पहले भी एक तरह से सरकार में रहे, अब भी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप क्या मानते हैं, जो पहले चुनाव के दौरान वो वादे करते थे, सपने दिखाते थे, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने किया है? मैं आपको रमेश जी इस बात पे तो जरूर बताना चाहूंगा, विनोद बिहाना जी ने तो जिस पार्टी से वो विधायक बने हैं उस पार्टी के जितने नेता थे उनको ही खुद ढिलान लगा दिया। विनोद बिहाना जी तो एक ऐसे शख्स हैं जिनको अपनी जो गैंग है इनकी एक उस मतलब पूरी एक गैंग बनी हुई है, उस गैंग से बारी किसी का भला सोच ही नहीं सकते। वहां पर सुबह अगर मान लीजिए कोई कार्यकर्ता वहां गया तो विनोद बिहाना जी को पहले वो जाके बोलेगा कार्यकर्ता, तो विनोद बिहाना जी को बोलने नहीं देंगे। पहले वो नीचे बैठे हैं ना जो चाटुकार, वो बीच में बोलेंगे तूने ऐसा करना था, ऐसा करना था, ऐसा करना था। उनको पता होना चाहिए अगर तुम इतने एक्टिव होते तो विनोद बिहाना की जगह आप ही विधायक होते। यानी विनोद बिहाना एक चाटुकारों की फेरिस्त की उनकी भरी हुई है और चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो ऐसा आदमी जो हमेशा कान का कच्चा हो जाए और चाटुकारों की सुनने लग जाए, वो हांसी का तो बहुत दूर की बात है, अपने परिवार और घर का भी भला नहीं कर सकता। तो यहाँ से जो ना जेजेपी से टिकट लेके चुनाव भी लड़े, जैसे मकर साहब की बात करें तो जेजेपी गठबंधन सरकार में भी रही, उन्होंने कितना काम हांसी के लिए किया है? वैसे तो मेरा छोटा भाई है राहुल, मैं उस पर कोई हमारी ऐसी बनती नहीं है बात कि मैं उस पर कोई गलत बोलूं, और मैं गलत किसी के लिए भी नहीं बोलता हूं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, राहुल मक्कड़ के फैसले बहुत कमजोर हैं। और आप देखोगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 4.5 साल डिप्टी सीएम रहे हैं। उन्होंने मतलब 4.5 साल में उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ चली भी बहुत अच्छी है, सरकार में उनका अहम रोल रहा है। उसके बावजूद भी छोटे भाई राहुल मक्कड़ किसी भी एक नेता को, किसी भी मतलब सरपंच को, जिला पार्षद को, कोई गांव की गली का काम कुछ नहीं करवा पाई। हाँ, पर्सनली काम उन्होंने दुष्यंत चौटाला से बहुत करवाए हैं। और मेरे तो सुनने में यहाँ तक आया है 80 से 85 ट्रांसफर पूरे हरियाणा के अंदर राहुल मक्कड़ की रिकमेंडेशन से दुष्यंत चौटाला ने किए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब काम पर्सनली करना है तो फिर चुनाव और राजनीति का क्या फायदा है, अपना कोई व्यापार कर लो, फायदा उससे भी हो जाएगा। जब इतना उन्होंने काम किया है, मान सम्मान दिया है, तो उन्होंने तो लेटर थमा दिया जेजेपी को, इस्तीफा दे दिया पार्टी से। मैं इस बात से ही तो ज्यादा मुझे दिक्कत है कि आपको जब ये पता है कि उस पार्टी ने आपका मान सम्मान नहीं किया तो जनता को बताने में क्या दिक्कत है। मैं चाहता हूं बिल्कुल, अगर राहुल मक्कड़ का जेजेपी ने सम्मान नहीं किया तो पार्टी छोड़ना उनका बनता है। वो खुद कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला बहुत अच्छे हैं, उनका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है और मुझे पार्टी ने मान सम्मान भी दिया है, तो फिर दिक्कत कहाँ रही। वो कह रहे हैं कि मेरी पर्सनल वजह है कोई, मतलब ये पर्सनल वजह राजनीति में संभव नहीं है। अगर पार्टी ने गलत काम किया है तो उसका बखान पब्लिक के सामने जरूर करें, पब्लिक को बताएं कि जो पार्टी है उन्होंने पब्लिक के काम करने से मना किया है। और पब्लिक अगर पार्टी मना करती तो फिर राहुल मक्कड़ के इतने काम दुष्यंत चौटाला ने कैसे कर दिए, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब गोलमोल सा है, कंफ्यूजन पैदा कर रखी है। और राजनीति हो या व्यापार हो या परिवार हो, वहाँ कंफ्यूज होकर नहीं रहना चाहिए।
तो कंफ्यूजन की बात की, जैसे कि दीपेंद्र जी पिछले दिनों आए, उनके घर पे चाय पानी भी हुई, जेजेपी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में एक तरह से कांग्रेस पार्टी का दामन भी थाम ले हो, तो आप भी उसमें होंगे और वो भी उसमें होंगे, फिर क्या होगा इसका? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा फैसला लेना, मुझे लगता नहीं है, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा है कि राहुल मक्कड़ ने कोई बयान दिया हो कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगर वो शामिल वो हो सकते हैं, अभी उन्होंने किए, पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन इस्तीफा देकर बैठे इंतजार में हैं। हालांकि दीपेंद्र का चाय पानी उन्होंने किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में कोई आम कार्यकर्ता भी आए तो वो तो बहुत बड़ी बात है, जबकि राहुल मक्कड़ जी तो पिछली बार के प्रत्याशी रहे हैं और सेकंड पोजीशन के नेता रहे हैं। अगर वो पार्टी में आते तो ऑब्वियसली उनके पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अगर फैसला लेना है तो जनता के अनुरूप और उस पार्टी के बारे में जरूर बताए जिसको वो छोड़ के आ रहे हैं। तो आने वाले समय में, जैसे आप राजनीति में आने वाले समय में जाने वाले भी हैं, ग्राउंड भी आपका तैयार है, और आपने कहा कि पार्टी ऐसे व्यक्ति को दे जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला, जनता से एक तरह से राय मशवरा करके ही व्यक्ति को मैदान में उतारे। अगर आपको पार्टी विश्वास करती है और टिकट देती है और आप यहाँ से जीत हासिल करते हैं, तो पहला काम क्या सोचते हैं कि हासिल में ये चीज होना चाहिए? सोचने की जरूरत ही नहीं है। 29 से ज्यादा गांव में ऑलरेडी टीम नरेश के काम चल रहे हैं और पूरे शहर का ब्लूप्रिंट तैयार है। करीबन करीबन 2 बाजारों को तो हम बड़े शहरों की तर्ज पे मॉडल बाजार विकसित करने का काम करेंगे। हांसी के अंदर हर मोड़ के ऊपर बड़ी ऐतिहासिक द्वार बनाएंगे। पूरी हांसी को सीसीटीवी कैमरे से मतलब हमने वो करना है। टीम नरेश के ऑलरेडी काम चल रहे हैं उसके ऊपर, तो हमारी योजना तो ऑलरेडी पहले ही है। हांसी काशी तभी बनेगी जब उसमें विकास होगा। सभी गांवों को सुंदर बनाना, ढाणा खुर्द की तरह ठाउन के ठाउन गांवों को सुंदर बनाना, ये तो टीम नरेश का संकल्प ही है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बात करें, हालांकि अपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, सवाल आपसे भी बनता है, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी उम्मीदवार अभी तक उन्होंने आउट नहीं किया। भाजपा ये लगाती है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, घबराई हुई है, इस कारण से लिस्ट आउट नहीं कर रही। नहीं, भाजपा ये बात क्यों बोल रही है? भाजपा तो ये मानती है कांग्रेस है ही नहीं। उन्होंने तो ये मान रखा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो फिर क्यों क्यों कह रहे हैं भाजपा डरी हुई है? उन्होंने तो भाजपा को, कांग्रेस को खत्म समझ रखा है, फिर उनको डर, इसका मतलब उनको है। अब की बार कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मंथन करके टिकट देती है, थोपती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो आपने देखा होगा, ऊपर से तय होता है, टिकट जेब में डाल दी जाती है। अगर ऐसा ना होता तो रणजीत सिंह चौटाला को सिरसा से यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? यहाँ भी बहुत नेता है, तो उनका तो थोपने का काम है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी पैनल में नाम जाता है, उसका सर्वे करवाया जाता है, और जो सर्वे के हिसाब से टिकट दी जाती है। और जो भी पार्टी, चाहे मैं जिस पार्टी में उसके लिए भी बोल रहा हूँ, जो पार्टी देश के अंदर है जिन्होंने पर्सनली ओबलाइज करने की कोशिश की है, वहां उस पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ता है। जैसे गांव गांव में आप गए हैं, अपने लोगों के नब्ज भी आपने टटोले होंगे, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी तो कहती है 400 पार, क्या भारतीय जनता पार्टी का नारा साकार होगा या कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार बाजी मारेगी? ऐसा है, अपनी अपनी पार्टी का अधिकार है सबको, उनको अपना अधिकार है, वो 400 पार बताएं, 600 पार बताएं, 800 पार बताएं, एमपी जितने हैं उससे भी ज्यादा बता दे, क्या पता, वो तो उनका नारा है, उस पर मैं क्यों कमेंट करूं? ये तो जनता का फैसला है। अगर मैं तय कर लूं कि 400 पार, तो इससे तो ये तो कांग्रेस पार्टी भी कर लेगी 400 पार। ये तय तो जनता ने करना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, फैसला जनता ने करना है। वो उनका टैगलाइन है 400 पार, तो वो जनता फैसला करेगी। अगर उस टैगलाइन की बात करूं तो आपने देखा हुआ पिछले टाइम भारतीय जनता पार्टी 325 सीट लेने के बावजूद हरियाणा में 6 महीने बाद चुनाव हुए, 75 पार का नारा दिया, बहुमत में भी नहीं आई। तो मुझे तो लगता है कि बार भारतीय जनता पार्टी का सबसे माइनस पॉइंट अगर चुनाव में होने वाला है, तो लोगों को जो दिक्कत हुई है वो 400 पार से हुई है कि लोगों ने मान लिया कि वोट हमने डालने, फैसला इन्होंने कर लिया कि भाई 400 पार ये बोल रहे हैं, वोट हमने डाले ही नहीं है, इसका मतलब तो इन्होंने पहले ही कोई चिट्ठी बना के रख ली है। तो आने वाले समय में आप पूरी तरह से हांसी में, एक तरह से हांसी को कांसी बनाने के लिए निरंतर आपका प्रयास रहेगा, समाज सेवा के माध्यम से और राजनीति के माध्यम से। मैं आपको आज भी कह देता हूं, और आगे कभी भी आपको लगेगा, जिस दिन मुझे ये लगेगा कि मेरे संकल्प के अंदर संकल्प नहीं है, मैं राजनीति को भाव नहीं देता हूं, मेरे संकल्प को भाव देता हूं। राजनीति इसलिए ज्वाइन की है कि संकल्प मजबूत हो, राजनीति इसलिए ज्वाइन नहीं की है कि राजनीति की वजह से मेरा संकल्प टूट जाए, वो मैं कभी संभव नहीं कर सकता। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आपके चैनल पे
कल जो कार्यक्रम में इतने लोग हमारे जो शामिल हुए वो आपके चैनल के माध्यम से उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं और दीपेंद्र हुड्डा जी का खासकर धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे को 25 मिनट का टाइम दिया और 2.5 घंटे तक उस टीम का जोश देख के उन्होंने हमारे साथ टाइम लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमने बातचीत की, जैसे समाज सेवी हैं नरेश यादव हांसी, हल्के में बात करें तो बहुत अच्छा इन्होंने विकास किया है, गांव-गांव में अलग-अलग तरह के एक तरह से काम किया और लोग सराह भी रहे हैं। उसी बीच में कल इन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा के और जैसे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में, और ये कहते हैं कि हांसी को काशी बनाने का जो संकल्प है वो निरंतर रहेगा, ग्राउंड लेवल पे इसी तरह से काम होते रहेंगे। लेकिन पार्टी अगर विश्वास करके टिकट देगी तो फिर एक तरह से डबल इनको पावर हो जाएगा। एक तो समाज सेवा, दूसरे ऊपर कि कांग्रेस पार्टी अब जो कि यहाँ से चुनकर जब जाएंगे राजनीति में तो उनके पास डबल पावर होने के बाद हांसी के विकास के लिए एक तरह से एक अच्छी वो हो सकती है। उसमें जितने भी लोग अभी आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने जो बात की है, जो इन्होंने काम किया, उसको आप कितना सराहते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने बात ठीक किया, कहीं लगता है कि आपको सवाल खड़े करने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें।